Hello everyone, we'll start with the new topic, motion in two dimension or motion in a plane. In two dimension or motion in a plane. मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सारा चीज बढ़िया से समझ में आए और प्लीज आप लोग कोऑपरेट करना, क्योंकि चीजें नए हैं। आई एम डैम श्योर इसमें से जो चीज मैं बताने वाला हूँ उसमें से काफी ज्यादा चीज आप पहले से पढ़े नहीं होंगे, ना ही वो आपकी बुक में दिया होगा। काटो उसको, ठीक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड बनाते हैं, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। पहला हुआ, जो जानकारी आपके पास होना जरूरी है, जो होने से आज की क्लास आपको समझ में आएगा, ठीक है। नंबर 1, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, याद दिला दूं आपको। हाउ यू राइट ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, नाम है उसका f, और सपोज वो कुछ x एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो इस वेक्टर का एक x कंपोनेंट होता है, एक y कंपोनेंट होता है। Making use of the components, you can write this vector in rectangular form, and you say vector f is fx cos theta plus fx, just a minute, it is fx I cap plus fy j cap. इसमें fx क्या है? Component of f in the direction of positive x axis। मतलब आपको इस वेक्टर का हेड से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और देखना है कि जो कंपोनेंट है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसलिए उसको पॉजिटिव लेना है। इन दिस केस हम कहेंगे कि एफ क्या होता है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कॉस थीटा। सिमिलरली एफ वाई क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। आपको सबको याद है the component of f in the direction of y axis will be positive और negative, क्योंकि इसका हेड का शेडो यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे आ रहा है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। कितना होगा? ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ f cos 90 माइनस थीटा। आपको याद है, इसको हम कहेंगे f sin थीटा। होपफुली यू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर्स में हम लोग सारा चीज पढ़े थे। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो हम उसको fx i कैप fy j कैप फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहां से ये भी पता चल जाता है कि वेक्टर f का मैग्नीट्यूड कितना है? fx का स्क्वायर fy का स्क्वायर। ये क्या ये चीजें सबको याद है? काफी दिन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सब चीज। दूसरा चीज जो आपको याद, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर याद है तो क्यों लिखोगे? पढ़ा चुके हैं ये सब चीजें पहले से। दूसरा चीज मैं बताया था, पोजीशन वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक पॉइंट है A और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है xy, तो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? इट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ A हम कैसे निकालते हैं? हम देखेंगे कि अगर ये पॉइंट xy है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y। तो आप कहोगे ये वेक्टर बन गया x i कैप प्लस y j कैप। कोई पॉइंट अगर xy है उसका पोजीशन होता है, वेक्टर होता है x i कैप प्लस y j कैप। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि इसका यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी ये है कि कोई भी वेक्टर अगर हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया गया है तो हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर हमें कहा गया कि ड्रॉ कोई वेक्टर A, क्या है ये? गिवन बाय 3i कैप प्लस 4j कैप, तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर A है इट इज सेम एज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 3, 4। सारा चीज मैं पहले से बता चुका हूँ।
लेकिन आज की क्लास में जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ। सबको याद है, लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मुझे ये वेक्टर ड्रॉ करने के लिए दिया गया, इट इज सो सिंपल टू ड्रॉ। आप पहले करो एक काम, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो जिसका कोऑर्डिनेट होगा 3,4, नहीं 3,4 विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट यू सी। देन यू ड्रॉ दिस वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ये वाला वेक्टर। ऑब्वियसली ये जो वेक्टर है इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3, 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3ik प्लस 4jk। सो दैट इज व्हाट इज वेक्टर ए। तो कोई भी वेक्टर अगर आपको ड्रॉ करने के लिए दिया गया तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ये भी सबको आता है, कोई नई चीज नहीं है, हम आपकी टाइम खोटा नहीं करेंगे। नंबर 3, नंबर 3 में हम देखेंगे कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर है मतलब उनके बीच में एंगल या तो 0 है या फिर 180 डिग्री है। जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक वेक्टर है और ये कोई एक दूसरा वेक्टर है, दे आर कोलिनियर एंड पैरेलल, नहीं? और अगर ये वेक्टर है और ऐसा वेक्टर है, हम कहेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी आर कोलिनियर एंड पैरेलल, ए एंड सी आर कोलिनियर बट एंटी पैरेलल, नहीं? तो ये कंडीशन में बताया था, इफ ए वेक्टर ए इज कोलिनियर विथ वेक्टर बी, देन क्या कंडीशन था, क्या याद है आपको? ax बाई बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम कहेंगे दे आर कोलिनियर। ये भी आज की क्लास में जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट हुआ कि अगर हमें, अब पहले हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं 1 डायमेंशनल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन क्या है। हम पहले भी बता चुके हैं, कोई चींटी अगर यहाँ से यहाँ तक सीधे सीधे चला गया, ये कौन सा मोशन हुआ? 1 डायमेंशनल मोशन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है? और कोई चींटी अगर यहाँ से घूम फिर के ऐसे करके गया तो आप क्या कहोगे, ये 1 डायमेंशनल मोशन हुआ कि 2 डायमेंशनल मोशन हुआ? मोशन इन ए प्लेन। कोई बॉल को हम यहाँ से सीधे ऊपर फेंक दिए, ऊपर गया नीचे आया, कौन सा मोशन हुआ? 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल? स्ट्रेट लाइन में मोशन होने से उसको 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अगर सपोज हम कहेंगे किसी छत की ऊपर से कोई बॉल को हम ऐसे फेंक दिए, ये बॉल ऐसे आया ऐसे गिरा, ये कौन सा मोशन हुआ? 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल? मोशन इज नॉट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बट अलोंग ए प्लेन। एक प्लेन में है तो इसको कहेंगे 2 डायमेंशनल। ये शायद मैं प्रीवियस क्लास डिस्कशन कर चुका हूँ। 1 डायमेंशनल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन किसको कहते हैं, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्या अभी तक मैं जितना चीज बताया आप लोगों को सारा याद रहा? इसी को यूज करके आगे बढ़ेंगे। मतलब समझ लो चैप्टर कितना आसान है, बस इतना जिनको याद है वो कमिंग चैप्टर को बढ़िया से समझ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन 2 डायमेंशन। बुक में इसको प्रोजेक्टाइल मोशन नाम पे कहता है, लेकिन मैं कहूँ कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन 2 डायमेंशन समझ लेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी ए वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ द एंटायर थिंग, ठीक है? कोई पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन में कब जाता है? जब वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। 2 डायमेंशनल मोशन में कब जाता है? जब उसका मोशन इज इन ए प्लेन। वो अगर आपको मोशन दिखा देंगे, पार्टिकल दिखा देंगे तो आप बोल दोगे नहीं, लेकिन अब पता कैसे करेंगे कि कोई मोशन 1 डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन? सपोज दिया है कोई पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और उसका एक्सीलरेशन दिया है समथिंग लाइक 4i कैप माइनस 5j कैप। अब बताओ ये पार्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन है कि 2 डायमेंशनल मोशन है? हाँ, अब तो फंसे, क्योंकि रास्ता दिखने से पता चल जाता है। रास्ता कैसा होगा हमें पता करना है। अगर कोई पार्टिकल का u और a दिया हुआ है तो जैसे देखो तो छत से कोई चीज को फेंके ऐसे, उसका u का डायरेक्शन क्या था? ऐसा था इनिशियल वेलोसिटी।
लेकिन एक्सीलरेशन कैसे था जब वो ऐसे गिर रहा था? एक्सीलरेशन ऐसे था। तो एक्सीलरेशन वाज g and that was like this, initial velocity like this, motion is 2 dimension। तो इतने ऐसे करके कितने केसेस याद रखेंगे? There may be hundreds of cases, but we will have a generalized formula for that, how to know whether a motion is 1 dimensional or 2 dimensional। इसके लिए थोड़ा सा एनालिसिस की जरूरत होता है। चलिए सोचते हैं कि कोई पार्टिकल का मान लो इनिशियल वेलोसिटी है u तो है, लेकिन एक्सीलरेशन 0 है। कैसा मोशन होगा उसका? 1 डायमेंशनल की 2 डायमेंशनल? एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब इट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो 1 डायमेंशनल हो गया। अच्छा चलो उल्टा सोचते हैं, सपोज कोई पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। अब क्या कहोगे? ये 1 डायमेंशनल होगा कि 2 डायमेंशनल होगा? प्रैक्टिकली फील करो, कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब उसके ऊपर फोर्स कैसे आ रहा है? कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स आ रहा है। सोचो कोई चीज रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, हो जाएगा कैसे? सीधा ही जाएगा। कोई चीज रेस्ट में कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो सीधे ही जाएगा। मतलब अगर u 0 है, a कांस्टेंट है, तब भी मोशन स्ट्रेट लाइन हुआ, जिसको हम 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। नहीं? अच्छा सोचो कि u और a में से कोई भी 0 नहीं है, और लेट 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 कुछ भी लिखना मत, खाली देखना, लेट एंगल बिटवीन u एंड a इज थीटा। सपोज कुछ तो एंगल होगा। अगर थीटा 0 है, थीटा 0 है मतलब सोचो कोई बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी ऐसे था, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, मतलब ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बताओ क्या होगा मोशन? स्ट्रेट लाइन और 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन? कोई जा रहा था उसको पीछे से धक्का दोगे तो और जोर से जाएगा, उधर कोई जाएगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा, मोशन विल बी 1 डायमेंशनल। अच्छा अगर थीटा हो गया 180 डिग्री, मतलब ये जा रहा था ऐसे और आपने इसको रोकने की कोशिश किया तो धीरे धीरे रुकेगा, लेकिन मोशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। 1 डायमेंशनल होगा कि 2 डायमेंशनल? 1 डायमेंशनल ही हो रहा है। जितने केस देख रहे हैं सारे 1 डायमेंशनल हो रहा है। तो 2 डायमेंशनल होगा कब? तब होगा जब u और a सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। सोचो कि यहाँ पर कोई एक बॉल रखा है, ध्यान से देखो, मैं बॉल को एक थ्रेड लगा के इधर को खींच रहा हूँ मतलब एक्सीलरेशन ऐसा है। आपने इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया, मतलब आपने किक कर दिया इधर को, तो ब्लॉक को मिला इनिशियल वेलोसिटी ऐसे। अगर आप किक नहीं करते बॉल इधर खींचा जाता, अगर नहीं खींचते बॉल इधर भाग जाता, लेकिन किक किए इधर को, खींच रहे इधर को, तो बॉल ऐसे जाके घूम के जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब मोशन कैसे हुआ? इन ए प्लेन, इट इज नॉट ए 1 डायमेंशनल मोशन, इट इज 2 डायमेंशनल। तो हम क्या देखें? 2 डायमेंशनल मोशन कब होता है? जब u और a के बीच में एंगल 0 नहीं है, 180 नहीं है, कुछ तीसरा है। क्या बात समझ में आया? फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन 2 डायमेंशनल मोशन occurs when angle between u and a is neither 0 nor 180। मतलब ना वो पैरेलल है ना वो एंटी पैरेलल है। मतलब और सोचो u and a are not collinear। तो now come to the conclusion, कोई मोशन 2 डायमेंशनल कब होगा? when u and a are non-linear। मतलब कोलिनियर होने से कंडीशन क्या हो गया? ax by bx इक्वल a y by by। अब ये नॉन लीनियर है, मतलब ux by ax must not be equal to ui by ay। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो 2 डायमेंशनल मोशन होने का कंडीशन हुआ ux by ax must not be equal to ui by ay। तो ये सारा चीज जो हम देखे उसको थोड़ा भी लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कब होता है? 2 डायमेंशनल मोशन टेक्स प्लेस, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। 2 डायमेंशनल मोशन टेक्स प्लेस व्हेन वेक्टर u and a are नॉन लीनियर। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है, नॉट अवेलेबल इन योर बुक। कितना सिंपल तो है, ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है इसलिए बता दी।
क्या समझ में आया? टू डायमेंशनल का मोशन कब होगा? कब होगा? when ux by ax is not equal to uy by ay। समझ में आया? यस सर। अच्छा, मतलब u और a सेम लाइन में नहीं होना चाहिए, उनके बीच में एंगल 0 नहीं होना चाहिए, 180 भी नहीं होना चाहिए। फाइन। दूसरा चीज, ठीक है, तब टू डायमेंशनल मोशन होगा, उसका पाथ कैसे दिखेगा, रास्ता कैसे दिखेगा टू डायमेंशनल मोशन का? सोचो कि कोई एक पार्टिकल है, मैं थोड़ा एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाता हूं। सपोज हम कहेंगे कोई एक पार्टिकल के पास ऐसा एक वेलोसिटी है u और ऐसा एक एक्सीलरेशन है a। क्या ये पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन करेगा कि टू डायमेंशनल मोशन करेगा? टू डायमेंशनल मोशन करेगा। हम जानना चाहते हैं पाथ इसका कैसे दिखेगा, हाउ विल द पाथ लुकिंग लाइक। अगर कोई पार्टिकल का पाथ ऐसा है, मतलब यहां पर उसका वेलोसिटी ऐसे होना चाहिए, यहां पर उसका वेलोसिटी ऐसे होना चाहिए। अगर किसी पार्टिकल का हर पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा तो हम पाथ बता देंगे, है कि नहीं? अगर हम कहेंगे यहां पर जाते हुए पार्टिकल ऐसे जा रहा था, यहां पर जाते हुए ऐसे जा रहा था, यहां पर जाते हुए ऐसे जा रहा था, आपको हो गया पाथ ऐसा है कि नहीं? सो merely knowing the velocity you can know the path, velocity at all points। but थोड़ा देखें, सपोज हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो u प्लस at है। अभी हम क्या निकालना चाहते हैं? पाथ ऑफ मोशन। पाथ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि v इक्वल टू u प्लस at है। एट t इक्वल टू 0, v क्या है? u। अरे वही तो इनिशियल वेलोसिटी है। शुरू में उसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा? v के डायरेक्शन में। v कैसा है? इन द डायरेक्शन ऑफ u, मतलब चलना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? कोई फुटबॉल था, आपने इधर खींचा, इधर किक मारा, चलेगा किधर को? खींचने के डायरेक्शन में। शुरू में खींचने के डायरेक्शन में कि किक के डायरेक्शन में? किक के डायरेक्शन में चलेगा। इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ द किक, इनिशिएट इट्स मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ u। ओके, पता चल गया कि t इक्वल टू 0 में ये u के डायरेक्शन में जाता है। एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा समय के बाद ये at काफी बड़ा हो जाएगा। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके सामने हम u को इग्नोर कर सकते हैं, u विल बी वेरी स्मॉल। तो तब आपको हो गया v का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 80, क्योंकि u इतना छोटा है कि हम इग्नोर कर दें। v का वैल्यू इज सेम एज 80, मतलब v का डायरेक्शन a का डायरेक्शन का बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब फाइनली v का वैल्यू किधर को होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ a। शुरू में इन द डायरेक्शन ऑफ u, काफी समय के बाद इन द डायरेक्शन ऑफ a, है कि नहीं? तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि ये जो पार्टिकल होगा वो शुरू में तो u के डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन काफी समय के बाद a के डायरेक्शन में चलेगा। a का डायरेक्शन तो यही है, हो गया ना टू डायमेंशनल मोशन। बट मोशन इनिशिएट्स इन द डायरेक्शन ऑफ u एंड फाइनली इन द डायरेक्शन ऑफ a। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? इससे हमें ये पता चला 10 द पार्टिकल initiates its motion along u and finally moves in direction of a। क्या ये बात सबको हजम हुआ? सोचो कि छत से मैं कोई चीज को फेंका, ये कोई बॉल रखा था, ये बॉल को मैंने फेंका ऐसे। ड्रॉ करो इसका पाथ कैसे होगा? पाथ सबको मालूम है ऐसे जाए कैसे होगा, दैट एवरीवन नोज, बट लेट अस सी विद आवर लॉजिक। बॉल को हम ऐसे फेंका तो इसका u कैसा था भाई? u था समथिंग लाइक दिस, a था कैसे? समथिंग लाइक दिस, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ था। तो ये बॉल कैसे जाएगा? शुरू में इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ u, ऐसे। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे होते काफी समय के बाद
गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए। आर यू गेटिंग? बहुत समय के बाद ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पर एक चीज बताएंगे जिसको प्रूव करने से शायद तुम लोग बोर हो जाओगे, खाली याद रख लेना। ऐसा जो शेप बनता है द कर्व इज कॉल्ड ए पैराबोला। बाद में प्रूव भी करेंगे हम लोग कि द पाथ इज ए पैराबोला। तो क्या लिखना है इसमें? थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा जो स्टेटमेंट को अभी बताया, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए लिखे हैं, थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे और लिखेंगे फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ, फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ। सर पैराबोला क्या है? जस्ट वेट, समय आएगा बताने के लिए। पैराबोलिक पाथ तो ऐसे याद रखो जैसे आप जानते हो कि ये सर्किल है, ये एलिप्स है, वैसे ये शेप को पैराबोला कहते हैं। इसको आप जान लो, फिलहाल तो इतना जान लो, इतने में खुश रहो। ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। सर क्यों पैराबोला होगा, क्यों हाइपरबोलिक नहीं होगा, क्यों एलिप्टिक नहीं होगा, वो जानने के लिए थोड़ा सब्र करो, अभी तो आप बिगिनर हो। हाँ तो शुरू करें। टू डायमेंशनल मोशन कब होता है? व्हेन u and a आर नॉन लीनियर, मतलब ux by ax is not equal to ui by ay, that you know. And in such case particle कैसा मोशन करता है? It starts in the direction of u and finally moves in the direction of a following a parabolic path. समझ में आ गया? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको कोई छोटा सा क्वेश्चन देता हूं चेक करने के लिए, यहाँ पर in each of following cases of uniform acceleration draw the path followed। आपको पाथ कैसे होगा खाली ड्रॉ करके दिखाना। दिया है u इज इक्वल टू समथिंग लाइक से 2i केप प्लस 3j केप मीटर पर सेकेंड, और a दिया है समथिंग लाइक -3i केप और प्लस 3i केप -3j केप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक के लिए मैं बनाऊंगा, बाकी के लिए आप बनाओगे। ध्यान से देखना, डिफिकल्ट नहीं है, स्कूल में नहीं पूछेंगे, बट आई कैन नॉट लिमिट माई सेल्फ टू स्कूल। यू आर ऑल गुड चिल्ड्रन। जिनको सिर्फ स्कूल के लिए फोकस करना है वो चीज़ें स्किप कर सकते हैं, लेकिन दोबारा कभी जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा ये पढ़ने के लिए, बिकॉज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स, लेकिन एंट्रेंसेस में आया है। ठीक है, कोई भी एग्जिस्टिंग बुक में नहीं है, फिजिक्स बुक में। अच्छा तो काम करते हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। पाथ कैसा होगा? पहले हम u और a को तो ड्रॉ करें, u और a को तो ड्रॉ करें। You see your u is position vector of which point? 2 3। आवाज क्यों नहीं आ रहा है किसी से? सबको माइक्रोफोन मिला है। u is position vector of the point किसका? 2, 3। a किसका पोजीशन वेक्टर है? 3, -3। बढ़िया 3, -3। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3, -3। क्या हम u और a को ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ, कितना आसान है। 2, 3, तो ये हो गया पॉइंट, ये बन गया हमारा u। a क्या है? 3, -3 मतलब समूह है, तो आप कहोगे ये पॉइंट हो गया था 2, 3 और ये पॉइंट हो गया 3, -3, तो ये है वो पॉइंट। अब ये हो गया a, मिल गया हमें u और a। अभी हमें पाथ ड्रॉ करना है। कैसा दिखेगा ये पाथ? इट विल स्टार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ u, फाइनली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ a। तो चलिए थोड़ा ड्रॉ करके कोशिश करते हैं, क्या हम कर सकते हैं, देखते हैं। इट स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ u और कुछ समय के बाद इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ a। देखो a के साथ पैरेलल होके जा रहा है। क्या बात समझ में आया सबको? It starts in the direction of u and finally moves in the direction of a. This is the path. ऐसा अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं तो क्या आप बना सकते हो? मेरे लिए थोड़ा कोशिश करो। तो I am giving you one more question. I want you to do it. Suppose कोई पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया है?
दिया है, इट इज समथिंग लाइक से इट इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज -4i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और एक्सीलरेशन भी दिया है, एक्सीलरेशन कितना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या आप ये मीटर पर सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, क्या आप ये पार्टिकल का मोशन को प्लॉट कर सकते हो, पाथ को प्लॉट कर सकते हो? पहले बताओ तो ये 1 डायमेंशनल होगा कि 2 डायमेंशनल होगा? चेक करो, ux/ax कितना हुआ -2, uy/ay 2/3, तो बराबर हुए क्या? नहीं हुए। तो u and a आर नॉन लीनियर, मतलब मोशन इज 2 डायमेंशनल एंड एज द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट द मोशन इज पैराबोलिक। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए पैराबोलिक होने के लिए, ठीक है, ये पैराबोलिक है। हाँ, तो ड्रॉ करना शुरू करिए। आप में से काफी लोग इसको बना सकते हैं मुझे लग रहा है, लेकिन आई कैनॉट चेक एवरीवन्स कॉपी, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, ठीक है, मैं अब पाथ ड्रॉ करना चाहता हूँ ऐसा कोई पार्टिकल का। चलिए, u is position vector of which point? -4 2, सब बोलने लगे, बहुत बढ़िया है। -4 2 विल बी समवेयर हियर, ये माइनस है, 4 है, -4, 2। हाँ, और जो आपका u है वो दिखेगा ऐसे। फाइन, समझ में आ गया, ये है हमारा u। a कैसा है? a is the position vector of the point 2 3, है ना? तो a को ड्रॉ करो, पहले 2 3 कोई पॉइंट को लोकेट करो यहाँ पे। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये पॉइंट हो गया 2 3, मतलब एक्सीलरेशन कुछ ऐसा है, ये हो गया एक्सीलरेशन, नहीं? हाँ, अब पाथ ड्रॉ करना, इसमें क्या रखा है वो तो सिंपल है, दैट एवरीवन कैन डू। इट स्टार्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ u एंड फाइनली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ a। ये जो पार्टिकल अभी चलने लगेगा, ये पार्टिकल अभी ये u के डायरेक्शन में शुरू करेगा ऐसे, और फाइनली इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ a। क्या आपको समझ में आ रहा है? व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज दिस कर्व कॉल्ड? ए पैराबोला। ऐसा रास्ते में जाएगा। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आ गया? ठीक है, तो दो चीज हम लोग देखे, हाउ टू नो द पाथ ऑफ द पार्टिकल, नहीं, और 2 डायमेंशनल मोशन कब होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन कब होता है, पाथ कैसा होता है, थोड़ा बहुत जानकारी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और गहराई पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, नोट पॉइंट नंबर 3। अच्छा, आप जानते हो कि जो हमारे मोशन इक्वेशंस है, लाइक मोशन पैरामीटर्स है u को चाहे तो आप ux i कैप uy j कैप ऐसे लिख सकते हो, v को चाहो तो आप लिख सकते हो vx i कैप प्लस vy j कैप, और एक्सीलरेशन को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, इट इज ax i कैप प्लस ay j कैप, नहीं, और सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट को भी लिख सकते हो sx i कैप प्लस sy j कैप, ऐसे करके लिख सकते हो। t तो स्केलर क्वांटिटी है, और इनमें फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इनमें रिलेशन भी मालूम है आपको, आप कहोगे v इक्वल टू u प्लस at। थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या निकल के आ रहा है। व्हेन वी आर राइटिंग v इक्वल टू u प्लस at फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात चल रहा है, क्या निकल के आ रहा है? v के जगह v का वैल्यू डालें, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ v इन प्लस ऑफ v, ये था v का वैल्यू, v इज इक्वल टू u के जगह u का वैल्यू डाले u प्लस a इंटू टी, a के जगह a का वैल्यू ये पूरा नहीं इंटू टी। हाँ, इसमें नई चीज क्या है, थोड़ा सजा के लिखो तो क्या है, देखो ये आई कैप है, इधर भी एक आई कैप है, मिल गया ux प्लस ax इंटू टी आई कैप प्लस ui प्लस ay इंटू टी। आया क्या समझ में? और ये इधर है vx i कैप vy j कैप। थोड़ा कंपेयर करो,
कि ये समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप, ये समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप, दे आर इक्वल, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। यस यस यस, इससे कंक्लूजन मिला कि Vx इज इक्वल टू Ux प्लस Ax इंटू टी एंड Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहना, डोंट लूज पेशेंस। सिमिलरली इफ वी स्टार्ट विथ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो कि sx का वैल्यू आएगा ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर और sy का वैल्यू आएगा uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स है, x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर मतलब uax ax है ना, Vx Sx, ये सब आपस में रिलेटेड है। इनके फैमिली में कोई Vy Uy Ay Sy वाला टर्म नहीं है, है कि नहीं? सिमिलरली सारे y डायरेक्शनल पैरामीटर्स आपस में रिलेटेड है। Vy depends upon Uy and Ay, it no way depends upon Sy or it no way depends upon Sx or Ux or Ax, ये सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। So they are making two different family, एक जैसा फैमिली है लेकिन ये आपस में रिलेटेड है। तो पता चला कि ये जो Ux, Vx, Ax, Sx ये आपस में रिलेटेड है। Uy, Vy, Ay, Sy ये सब आपस में रिलेटेड है और ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। उनका डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। तो जो हमें समझ में आया उसी चीज को थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स कौन? Ux, Vx, Ax, Sx and y directional motion parameters form two different set of two independent set of motion equations to the form y directional motion parameters। नाम लिखना भूल गया। y directional motion parameters कौन कौन? It is uy, vy, ay, sy form two independent set of मोशन इक्वेशंस, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मोशन इक्वेशंस। ये दो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मोशन इक्वेशन बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया? जब तक Ux, Vx, Ax, Sx नहीं बदले तो उनमें कोई खलबली नहीं होगा। और आप कहोगे Uy, Vy, Ay, Sy को बदलने से ये चीजें नहीं बदलने वाले हैं। Ux, Vx, Ax, X नहीं बदलने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना? ये आपस में तो रिलेटेड है पर दे आर फॉर्मिंग टू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ मोशन इक्वेशंस। अगर आपको Sy निकालना है तो आपको Vy, Uy, Ay के साथ खुलताड़ करना पड़ेगा। इनको मत पूछो, इनका कोई रिश्ता है ही नहीं Sy के साथ। अगर आपको Sx निकालना है, कंसंट्रेट अपॉन Ux, Vx, Ax, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो जो मोशन था टू डायमेंशन का, क्योंकि मोशन एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों में हो रहा था, हम देख लिए हमारा जरूरत की चीज तो वन डायमेंशनल एनालिसिस से हो जाता है। ये सारा एक ही डायरेक्शन में, मतलब वन डायमेंशनल मोशन बन गया। योर टू डायमेंशनल मोशन इज ए सुपरपोजिशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशंस। दो ठो वन डायमेंशनल मोशन मिलके टू डायमेंशनल मोशन बना। कोई चीज को आप ऊपर फेंके, ऊपर गया नीचे आया, ये वाई डायरेक्शनल मोशन हुआ। हवा चलने लगा और ये एक्स डायरेक्शन मोशन करवाएगा, दोनों मिले तो पता चला ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया। एक तो हवा चलने के लिए, एक ऊपर फेंकने के लिए। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा गहराई से सुनो और बताओ।
अगर कोई बॉल को 10 मीटर पर सेकंड में फेंके, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना समय लगेगा? फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू 10/g, 2u/g वाला फॉर्मूला। सोचो, जिनका दिमाग है वो समझ पाएंगे। अभी मान लो बॉल को हम ऊपर फेंके, बॉल ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन साथ साथ हवा चलने लगा। कोई बॉल को अगर आप हिसाब करके बताना कि अगर बॉल को 10 मीटर पर सेकंड में फेंकेंगे, ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? सीधे ऊपर फेंक ली। आपको फॉर्मूला याद है ना, 2u/g वाला। u का वैल्यू 10 ले लो, 10 टना टन हो गया, रह गया कौन? 2 सेकंड्स। मतलब बॉल को अगर हम ऊपर फेंकेंगे 10 मीटर पर सेकंड में, बॉल को ऊपर जाके आने के लिए कितना समय लगेगा? 2 सेकंड्स लगेगा। ये सबको मालूम है। और ये जो मोशन हुआ कौन सा एक्सिस में हुआ? एक्स एक्सिस में हुआ कि वाई एक्सिस में हुआ? वाई एक्सिस में हुआ। और ये ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, यू के ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर को कितने जोर फेंका गया, एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या था? अभी हवा चलने लगा, हवा चलने लगा तो बॉल ऐसे जाएगा क्या? उड़ जाएगा, उड़ते हुए यहाँ पर आएगा। लेकिन हवा चलने से बॉल का कौन सा मोशन पैरामीटर अफेक्टेड होंगे? एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर और वाई डायरेक्शनल? एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर। एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर अगर अफेक्टेड होते हैं, वाई डायरेक्शनल अफेक्टेड नहीं होते हैं, तो टाइम ऑफ मोशन तो वही रहेगा। मतलब हवा चलेगा तब भी ये कितना समय लेगा आने के लिए? वही 2 सेकेंड। सीधा ऊपर फेंको जाके आने के लिए 2 सेकेंड, हवा चला तब भी इधर आके गिरा, तभी टाइम लिया 2 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और भी गहराई से देखेंगे जब वक्त आएगा। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दिया यहाँ पे कि the x directional and y directional motion parameters form two independent set of motion equations। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। Before I go for all these things, मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, थोड़ा आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। ए पार्टिकल starts with initial velocity। A particle starts with initial velocity u is equal to, कुछ वैल्यू दे देते हैं। कितना दे देते हैं? दे देते हैं समथिंग लाइक 2i cap plus 4j cap मीटर पर सेकेंड एंड constant acceleration a is equal to, a भी दिया हुआ है। कितना दिया है? a दिया है 1i cap और only i cap minus 2j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बारे में ढेर सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। पहला केस हुआ पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ दी पाथ। क्या आप लोग इसको कर सकते हो? ड्रॉ दी पाथ। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? u और a को ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। u इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 2,4 और a इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1-2। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं कैसे दिख रहा है ये। चलिए हम ड्रॉ करके देखते हैं थोड़ा। ये हो गया u का रास्ता, ये हो गया x एक्सिस हमारा, ठीक है, और ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है। चलिए y एक्सिस को थोड़ा और अंदर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ये है y एक्सिस। u इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2,4। मतलब मैं यहाँ से कोई एक पॉइंट लोकेट करता हूँ जिसका कोऑर्डिनेट है 2,4 और ये जो वेक्टर बन गया यहाँ पे, इस वेक्टर को हम कहेंगे u वेक्टर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। अनफॉर्चुनेटली स्कूल वाले विल नॉट आस्क, लेकिन ये समझ जाओगे तो 2 डायमेंशनल मोशन आपका ओवरऑल बन जाएगा। जो कैलकुलेट करके करते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बड़ा कंफ्यूजन। अब ओवरऑल बताऊंगे सब कुछ एक बार समझ जाने से, है ना? यू पता चल गया। अब ए क्या है? ए इज द कोऑर्डिनेट और इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1-2। ये -2 है इधर, 1 है इधर, तो यहाँ पे कहीं होगा। ये इट इज समवेयर 1-2 नीचे नीचे है, तो थोड़ा मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। लेट मी चेक इट, क्योंकि जगह नहीं है ड्रॉ करने के लिए। -1 + 2
चलेगा? कोई एतराज तो नहीं है? मेरे हाथ में मेरा मुर्गी, मैं जब भी काट सकता हूँ। देखो ये -1 है और ये +2 है ना? तो -1 +2, -1 +2 कहाँ हो गया? जगह नहीं है ना नीचे करने के लिए, इसलिए ऊपर कर रहा हूँ। -1 मतलब यहाँ पर, +2 मतलब यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया -1 +2 और ये बन गया अपना एक्सिलरेशन। ठीक है, ध्यान से देखो, ड्रॉ द पाथ। पाथ कैसे स्टार्ट होगा? द पाथ स्टार्ट्स in the direction of u and finally moves in the direction of a। क्या समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड। पाथ ऐसे दिखेगा, बढ़िया बढ़िया। तो पाथ इज ड्रॉन, पाथ दिख गया आपको। बीट नंबर 2 पूछा है, पाथ पूछा, पाथ ड्रॉ कर लिए, जो पूछेगा वो बता देंगे। यू की डायरेक्शन में शुरू हुआ, ए की डायरेक्शन में जाएगा। कुछ लड़के ड्रॉ करते वक्त क्या करते हैं, इसको मुड़ के ए की तरफ ले आते हैं, ऐसा नहीं, इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ए का डायरेक्शन ऐसे था ना, यहाँ पे ए का डायरेक्शन कैसे था? ए का डायरेक्शन ऐसे था, तो ये ए का डायरेक्शन में जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया? नहीं, कुछ नहीं मीट करेगा, इधर ही जाते रहेगा काफी समय पैरेलल जाएगा। डायरेक्शन में जाना है भाई, तुमको ईस्ट की तरफ जाना है, उधर जाके जाने की क्यों जरूरत है? सीधे ईस्ट की तरफ चलो। ए का डायरेक्शन में जाएगा, है ना? अच्छा, ये बात है। अभी पूछा है, फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम the velocity of particle is parallel to y-axis। कितना समय के बाद वेलोसिटी पैरेलल टू y-axis होगा? ये हमारा x-axis है, ये हमारा y-axis है। क्या आप ये फिगर में देख सकते हो कहां पर वेलोसिटी पैरेलल टू y-axis होगा? नीचे, बीच में, ऊपर, साइड में, कहां पर पैरेलल टू y-axis होगा? बीच में होगा, क्योंकि यहां पर ही तो वेलोसिटी इज लुकिंग पैरेलल टू y-axis। समथिंग यहां पे है कि नहीं? यहां पे ये जो वेलोसिटी है ये पैरेलल टू y-axis दिख रहा है। बोला कितने समय के बाद होगा भाई बताओ? आफ्टर व्हाट टाइम, है ना? कितने समय के बाद उसका वेलोसिटी पैरेलल टू y-axis होगा? ध्यान से देखो, जब उसका वेलोसिटी पैरेलल टू y-axis था, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना था? v cos 90, क्योंकि x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है? 90 डिग्री कर रहा है। When it is parallel to y-axis, the component of velocity along x axis is 0। मतलब क्वेश्चन को बदल दो, पूछा है कब वेलोसिटी पैरेलल टू y-axis था? जब इसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 था, मतलब जब vx 0 था। ये तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? When v is parallel to, सर √2 सेकंड के बाद शायद नहीं है। When v is parallel to y-axis, vx क्या है? 0। क्या ये चीज पहले सबको समझ में आया? बताओ, vx 0 होगा, समझ में आया? अब vx किसके ऊपर डिपेंड करता है? ux की uy, ux के ऊपर, ax की ay, ax के ऊपर, sx की sy। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीजें मालूम है? देखो तो हम जानते हैं vx is ux plus ax into t, that must be 0। क्या हमें ux मालूम है? हाँ मालूम है, 2 नहीं? और ax कितना है? बस डालो, 2 - 1 into t is equal to 0। t कितना हुआ? 2 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आया? कितना आसानी से बन गया, है कि नहीं? कब वेलोसिटी पैरेलल टू y-axis होगा? जब t = 2 सेकेंड होगा, मतलब जब vx होगा 0, नहीं? अच्छा, अब देखो कि ये जब इधर से जा रहा था, यहाँ पर y-axis को कट कर रहा था। कितने समय के बाद y-axis को कट करेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
ऑनलाइन वाले तो चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, हमें समझ में ये नहीं आता है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब पूछा है बिट नंबर 3 में, आफ्टर व्हाट टाइम इट कट्स y एक्सिस अगेन, कितना समय के बाद y एक्सिस को कट करेगा भैया। फिगर थोड़ा ड्रॉ करें। अब हमें पाथ मालूम हो चुका है, ये कुछ ऐसा जा रहा था, नहीं, कब ये इसको कट करेगा ये पूछ रहा है y एक्सिस को। सोचो, जब वो y एक्सिस को कट कर रहा होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस, होगा कि नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, जब वो y एक्सिस को कट कर रहा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है अलोंग y एक्सिस है। तो हम कहेंगे कि जब वो y एक्सिस को कट कर रहा था उसका डिस्प्लेसमेंट वाज अलोंग y एक्सिस। थोड़ा दूसरे तरीके से घुमा फिरा के बोलते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट क्या होगा? 0. So when it cuts y axis, the x component of displacement is 0. ये समझ में आ जाना जरूरी है ना? तो हम कहेंगे when it cuts y axis, sx क्या है? 0. क्या मेरी बात समझ में आया? sx का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, वो तो ux ax के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूला है ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ux का वैल्यू हमें मालूम है, क्या है ये? 2 और ax है -1, सो इट इज 2t माइनस हाफ t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक t कॉमन जाएगा, फेंको उसको, हो गया, बच गया क्या? 2 माइनस t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? हाँ, t तो रहा, t स्क्वायर गलती से कोई लिख दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, 2 माइनस t बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब t क्या हो गया? 4 सेकेंड। कितनी समय के बाद कट करेगा? 4 सेकेंड। सो मैं इस किस्म की ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता हूँ और ना ही किस चीज को स्किप करवाना चाहता हूँ। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, वो नीट ग्रुप वालों को करवाएंगे। अभी तुम लोगों को अंदाज दे दिया कि ऐसा भी होता है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 डायमेंशनल मोशन का शुरुआत हो चुका है। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? मोशन इन ए प्लेन, बट वी आर फोकस्ड टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन 2 डायमेंशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन 2 डायमेंशन में तब होता है व्हेन u and a are non-linear. What is the relation? ux by ax is not equal to uy by ay. In that case, the particle starts moving in the direction of u and then finally it moves in the direction of a. कैसा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। बस बाकी इतना चीज हम जान गए। आगे बढ़ते हैं हमारा पॉपुलर मोशन जिसको हम कहते हैं प्यार से प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके बारे में। अब ये भी तो 2 डायमेंशनल मोशन है एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्लास 11 में अभी तक में जो पढ़ा है वो आपको नहीं पढ़ाएंगे, वो सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन से पढ़ाना शुरू करेंगे, है ना? ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट आर्टिकल, और इसमें बहुत ही डिफिकल्ट के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप फॉर्चुनेटली कहो अनफॉर्चुनेटली कहो, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले आते थे, आजकल नहीं आते हैं। ये एडवांस वगैरह में, जेई एडवांस वगैरह में आते हैं। स्कूल लेवल में, जेई मेन लेवल में छोटे छोटे फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, नीट लेवल में छोटे छोटे फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चंस बन सकता है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। खाली फंडामेंटल 1 लाइनर क्वेश्चन जो ओरली बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, उस किस्म की क्वेश्चन को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन क्या है? पहले इस मोशन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। क्या है? वी आर मेकिंग ए केस स्टडी। क्या है ये केस स्टडी? ए पार्टिकल is projected. A particle is projected from
ground with initial velocity u0 at an angle theta to horizontal, at an angle theta to horizontal। ठीक है, थीटा एंगल करके फेंका गया। मतलब कौन सा केस स्टडी है कि ग्राउंड से कोई चीज को हमने फेंका, ये है ग्राउंड, यहां से कोई बॉल को फेंका। तो जब कोई बॉल को हम u वेलोसिटी में थीटा एंगल में फेंका ऐसे करके, क्या आपको लगता है कि ये बॉल ऐसे ही भाग जाएगा? नहीं, ये तो जाएगा ऐसे और फिर आके ऐसे गिरेगा। तो ये वन डायमेंशनल मोशन हुआ कि टू डायमेंशनल मोशन हुआ? टू डायमेंशनल मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन, जो हम जानते हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें जानकारी हो गया। इस किस्म की क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमारे पास अभी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो पहला चीज समझ में आया कि ये जो मोशन हम देख रहे हैं, इसमें ये बॉल कभी यहाँ था तो कभी यहाँ था, कभी यहाँ था तो कभी यहाँ था, और फाइनली आखिर में आके यहाँ पे कहीं गिरा। रास्ते में हर जगह उसके ऊपर एक ही फोर्स आ रहा था। अगर उसका मास m है तो फोर्स वाज mg। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कांस्टेंट, इट्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। तो पहला चीज जो समझ में आया कि वो ये है, इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन in two dimension। क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर तो शुरू में u के डायरेक्शन में फाइनली a के डायरेक्शन में जाना चाहिए। फाइनली अगर लंबा समय जाने के लिए देंगे तो काफी समय के बाद वो a के डायरेक्शन में जाएगा। अभी तो थोड़ी समय के बाद गिर गया है ना, और जमीन के नीचे जाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी बहुत ऊंची टावर के ऊपर से ऐसे फेंके होते तो ऐसे गिरते 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 सीधा हो जाता, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन हो जाता, वो हमें मालूम। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशनल मोशन एनालिसिस करने का तरीका क्या हुआ? इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वन डायमेंशनल मोशंस। एक वर्टिकल मोशन, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस का मोशन, एक एक्स एक्सिस का मोशन। मतलब उसके लिए मुझे ux, ax, bs, sx चाहिए, ui, vy, ay, sy चाहिए। ux, bx, ax, sx आपस में टाके भिड़े हुए हैं, जबकि ui, vy, ay, sy आपस में रिलेटेड है, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। समझ में आ रहा है? ये स्टेटमेंट को बड़े आस पकड़ के रखना कि x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स आपस में रिलेटेड है, y डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स आपस में रिलेटेड है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे तुम्हारे घर में मम्मी पापा भाई बहन है, तुम लोग आपस में रिलेटेड हो, बगल के घर में वो भी आपस में रिलेटेड है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं। एक मारवाड़ी है, एक तेलुगु है, कोई रिलेशन है नहीं। कोई पराठा खाता है, कोई सांभर चटनी खाता है, सुबह है कि नहीं? तो दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है। उनके घर में कुछ भी हो जाए तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे घर में कुछ भी हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है। लाइक दैट। अब पॉइंट नंबर 2। तो टू डायमेंशनल मोशन एनालिसिस करने के लिए हम तो देखें कि हम ये चीज को यहाँ से ऐसे फेंक दिए हैं, जो डाटा दिया गया है u0 वेलोसिटी में फेंके थीटा एंगल में, वो जाके अभी ऐसे गिरने वाला है, और आप जानते हो कि रास्ता भी कुछ ऐसा ही होगा, और रास्ते में हर जगह उसका एक्सीलरेशन कुछ ऐसा होगा, और वो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा। कितना होगा जी? यहाँ पर जब था तब उसका वेलोसिटी ऐसे था, लेकिन एक्सीलरेशन नीचे की तरफ था। वेलोसिटी कंप्राइजेस ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स, इट इज vx i cap, vy j cap, बट vx डिपेंड्स अपॉन ux, ax, sx, ये सब के ऊपर है कि नहीं? वेल, तो पहले हमें ये ux, ax सारा पता कर लेना चाहिए ताकि हमारे काम में लगेगा। लिखेंगे इन x डायरेक्शन, एक कन्वेंशनल x एक्सिस y एक्सिस ले लेते हैं। इन x डायरेक्शन क्या क्या डाटा हमें मालूम है? क्या क्या डाटा हमें मालूम है? क्या ux मालूम है? u का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, कोई पहलवान जो बताएगा? u का x कंपोनेंट क्या एंगल कर रहा है x एक्सिस के साथ?
थीटा, तो कंपोनेंट होगा कितना, u0 cos थीटा। पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे। अच्छा ax क्या है, एक्सीलरेशन का x कंपोनेंट। एक्सीलरेशन था कैसे, नीचे की तरफ, उसका कंपोनेंट चाहिए कौन से डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, 90 डिग्री। भाई 90 डिग्री कर रहा है, ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है, 0 डिग्री। अच्छा ये जो a है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री कर रहा है, मेरे को नहीं उसको देख। अबे एक्सीलरेशन तुम्हारा ऐसा है, हम पूछ रहे हैं कि उसका x कंपोनेंट कितना होगा, मतलब ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा, a cos 90, और क्या होता है 0, है कि नहीं। हम जानते हैं कोई भी वर्टिकल वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, हॉरिजॉन्टल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट 0। ये चीज को याद रखना, बार बार काम में लगेगा। वर्टिकल वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, हॉरिजॉन्टल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट 0, या फिर किसी भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0। बढ़िया बढ़िया। तो एक्सीलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ है तो ax कितना होगा, 0 नहीं। अच्छा इन y डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, uy क्या है भैया, u का y कंपोनेंट, u जो है y एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है, 90 माइनस थीटा। यार बढ़ के आया करो, 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, u0 cos 90 माइनस थीटा, जिसको हम प्यार से कहेंगे uy इज इक्वल टू u0 sin थीटा। अच्छा ay क्या है, बताओ uy पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, uy पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अबे ऊपर की तरफ हुआ तो पॉजिटिव होगा। ay के बारे में बोलो, ay कैसा, वो तो सीधे की सीधे y एक्सिस में, लेकिन उल्टा है, क्या लिखेंगे, माइनस ux ax पता चल गया, uy ay पता चल गया। अब और क्या रखा है, अब हमें कुछ भी चाहिए हम निकाल सकते हैं, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछेगा vx बताओ, हाँ तो ux प्लस ax इंटू टी, vy बताओ uy प्लस ay इंटू टी, टी सेकेंड के बाद v बताओ तो vx निकाल दो vy निकाल दो, बोलो कि v इज इक्वल टू vx आई के प्लस vy जे के, कुछ भी चाहे हम निकाल सकते हैं। तीसरा चीज ये हुआ, इसको भी बुक में हाईलाइट नहीं किया गया है, वो ये है कि जब हम कोई चीज को ऐसे फेंकते हैं वो ऐसे जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब अदर रेजिस्टेंस फोर्सेस को, एयर रेजिस्टेंस फोर्स और थ्रस्ट वगैरह को इग्नोर किया जाता है। तो आप कहोगे कि ये जो मोशन है ये क्या है, इट इज सिमेट्रिकल, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल, मतलब इधर जाते वक्त जो भी कुछ होता है यहाँ पर आते वक्त वही सब होता है। क्या बात समझ में आया? मैं कोई बॉल को ऐसे फेंका, 10 सेकेंड के बाद इधर गिरा, बताओ कब पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट में, 5 सेकेंड के बाद, क्योंकि जाने को 5 सेकेंड आने को 5 सेकेंड। सिमेट्रिकल है, वर्टिकल मोशन में भी ये सिमेट्री पढ़े थे, और ये वर्टिकल मोशन के साथ हॉरिजॉन्टल मोशन जुड़ा है तो ये सिमेट्री रहेगा ही रहेगा। ओ तो क्या लिखेंगे, द अपवर्ड and the downward motion are symmetrical। अब ये चीज को ज्यादा फैला के नहीं लिख सकते, आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर मैं इसको u स्पीड में फेंका, u0 में, तो क्या बता सकते हो कितना स्पीड में गिरेगा, u0 में। अगर मैं थीटा एंगल में फेंका, कितना एंगल में गिरेगा, थीटा। अगर यहाँ पर स्पीड है v, तो आप कहोगे यहाँ पे भी स्पीड क्या हो जाएगा, वही भी, लेकिन ऐसा। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा t सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा t सेकेंड। मोशन इज सिमेट्रिकल। समझ में आया? कितना आसान है याद रखना। तो इस मोशन की डिफरेंट चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे अभी हम लोग। पहला पॉइंट नंबर 4, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने की कोशिश करें, जिसको हम टी कहेंगे, टी निकालने की कोशिश करें। कौन सा मोशन में, कोई बॉल को यहां से फेंका गया ऐसे, गिरा ऐसे, हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन आपको सारा चीज याद रखना है, ux क्या होता था, u0 cos थीटा, ax
क्या होता था 0, uy क्या होता था u0 sin थीटा, ay होता था माइनस जी। ये 4 वैल्यू सबको याद रहेगा। चलो बोलो मेरे साथ, ux इज u0 cos थीटा, uy U0 cos theta. u0 sin थीटा, ax इज 0, ay इज, ये 4 वैल्यू को भूल जाओगे तो घर चले जाओ, कोई काम का नहीं। 4 वैल्यू आपको याद रखना। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे करेंगे? पहले पता करेंगे कि हमें कहां से कहां तक देखना है। हमें देखना है कि यहां से फेंके, गिरा यहां पे, बताओ यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगा, यही तो बात है। हाँ, वर्टिकल मोशन में भी ऐसे ही करते थे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को फिक्स कर देते थे, फिक्स करने के बाद हम निकाल देते टाइम ऑफ फ्लाइट, जो भी चीज निकालना था। लेकिन यहाँ पर एडिशनली और एक चीज करना है, कहां से कहां तक का मोशन, ए से बी तक का मोशन। अभी थोड़ा सोचना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मुझे कौन से मोशन पैरामीटर को टटोलना चाहिए, एक्स डायरेक्शनल और वाई डायरेक्शनल। थोड़ा ढंग से सोचो, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ ये कितनी समय के लिए फ्लाई कर रहा था, कितनी समय के लिए फ्लाई कर रहा था, मतलब कितनी समय के लिए जमीन से ऊपर था। अच्छा, इसके पास दो मोशन पैरामीटर है, ux ax bx sx, uy vy ay sy। ux bx ax sx are responsible for moving it along x axis, uy vy ay sy are responsible for taking it up or down। तो ये कितने समय के लिए जमीन से ऊपर था, हमें कौन सा मोशन पैरामीटर को चेक करना चाहिए, एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर की वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर, वाई डायरेक्शनल, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो हम देखें कि जो टाइम ऑफ मोशन है, कितना समय के लिए हवा में उड़ रहा था, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर और वाई डायरेक्शनल, वाई डायरेक्शनल। तो लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं वाई डायरेक्शन में क्या क्या जानकारी हमारे पास है। हमें ए टू बी मोशन में वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर चाहिए इन वाई डायरेक्शन। एग्जाम में आएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, एग्जैक्टली आएगा निकालने के लिए। तो आई एम राइटिंग इन डिटेल्स, है ना। तो हम अपना एक्स एक्सिस ऐसा और वाई एक्सिस ऐसा लिए हैं इन वाई डायरेक्शन। क्या हमें यू आई मालूम है? कहां से? ए टू बी मोशन की बात कर रहे हैं। यू आई कितना था? u0 साइन थीटा, भूलना मत। ए वाई कितना था? माइनस जी। अच्छा, क्या कोई है पहलवान जो मुझे बताएगा एस वाई कितना है? एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? ए टू बी मोशन। ए टू बी मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे था भाई? ऐसे था। अब ये डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा है, उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा? हॉरिजॉन्टल वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है कि नहीं? अच्छा, क्या है कोई पहलवान जो अभी तक बढ़िया से मेरे को सुन रहा था और बताएगा व्हाट इज वी वाई? भी का वाई कंपोनेंट भी क्या है? ये अगर u0 में फेंके हैं, कितने में गिरेगा? u0 में ही गिरेगा, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में? ऐसे नहीं। और ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये वेलोसिटी है v0 और ये है v, तो v का y कंपोनेंट कितना होगा और v का वैल्यू कितना है? u0। v का y कंपोनेंट डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? वे v का v का y कंपोनेंट ये है v। ओहो, थोड़ा v मेरे बात नहीं मान रहा। चलो, ये हो गया v। v का जो y कंपोनेंट है ये है v, फाइनल वेलोसिटी। इसका y कंपोनेंट कैसा रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ रहेगा, मतलब vy विल बी डाउनवर्ड्स। तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव लेंगे, तो vy लिखेंगे नेगेटिव। कितना नेगेटिव? कितना है? u0 का कंपोनेंट कितना है? ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये हो गया u0 sin थीटा। सो इट इज माइनस u0 sin थीटा। और उल्टा भी सोचो, ui जितना होगा vy उतना ही होगा, उल्टा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें? t निकालना है। ओ, इतने सारा चीज मिल गया। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया t। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मुझे ui ay sy vy सब मालूम है।
मुझे टी चाहिए, मैं चाहूं तो vy इज इक्वल टू ui प्लस ay इंटू टी कर सकता हूँ। मैं चाहूं तो sy इज इक्वल टू ui टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर कर सकता हूँ। स्कूल वाले वही करते हैं, क्योंकि वो vy को नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्री ऑफ मोशन को नहीं बताते। तो अगर आप मेरे तरीके से लिख दोगे, हो सकता है कि योर मिस विल मिस यू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे यहाँ पर हियर sy इज इक्वल टू ui टी प्लस हाफ ay टी स्क्वायर, सबके वैल्यू डाला जाए, ये 0 है, ui हो गया u0 साइन थीटा इंटू टी के जगह कैपिटल टी प्लस हाफ ay के जगह माइनस जी, टी के जगह टी का स्क्वायर। क्या यहाँ से हम टी का वैल्यू निकाल सकते हैं? थोड़ा मेहनत करिए और निकालिए टी का वैल्यू कितना आया। इज इट कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक 2u साइन थीटा बाई जी। देखो तो आ रहा है क्या? इज इट कमिंग लाइक दिस? इट इज कमिंग आउट टू बी 2u नॉट साइन थीटा। आ रहा है? सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करने वाले काम आप कर सकते हो, छोटे मोटे काम तो आप कर ही लेते हो। यू आर ऑल इंटेलिजेंट फेलोज। ठीक है, ठीक है। तो टी का वैल्यू आया 2u0 साइन थीटा बाई जी। आप कहोगे सर नहीं, मैं vy इक्वल टू ui प्लस ay इंटू टी करूंगा। हाँ, ये भी कर सकते हो, स्कूल टीचर पसंद नहीं करेंगे। करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? vy इक्वल टू ui प्लस ay इंटू टी करके देखो तो टी का वैल्यू वही आएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। यहाँ जो अभी हम देख लिए टाइम ऑफ फ्लाइट 2u नॉट साइन थीटा बाई जी, थोड़ा सा ध्यान से इसके अंदर तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू? इंपोर्टेंट पॉइंट पहला हुआ कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो निकला 2u नॉट साइन थीटा बाय जी। थोड़ा सोचो तो, ये जो 2u नॉट साइन थीटा बाय जी लिखे हो, इसमें ये u नॉट साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ux और ui। तो क्या हम इसको और आसानी से याद नहीं रख सकते? 2ui बाई जी। बड़ा आसान हो गया। इट इज 2ui बाई जी। ये याद रखना आसान है। और ये 2ui बाई जी को याद रखने में मुश्किल क्या है भाई? हम कोई चीज को यहाँ से फेंके, उसका ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, कितना समय लगेगा ऊपर जाके नीचे आने के लिए, यही तो डिसाइड करता है। 2u बाई जी हम जानते हैं पहले से, कोई नया चीज नहीं है ना? कोई नया चीज नहीं है। 2ui बाई जी। वेरी गुड। और टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है? वर्टिकल मोशन पैरामीटर और हॉरिजॉन्टल मोशन पैरामीटर। वर्टिकल मोशन पैरामीटर और हॉरिजॉन्टल मोशन पैरामीटर, ये ui है ना, वर्टिकल मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड्स अपॉन y डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर। मतलब अगर x डायरेक्शन में कोई खलबली हुआ, ux ax कुछ भी बदल गया, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बदलेगा? ये तो सिर्फ ui के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं? जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे यहां से कोई बॉल को हम फेंके, u स्पीड में हो गया, ऐसे गिरा यहाँ पे, कितना समय के बाद? सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है t, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया? t1। चलो ऐसे कर देते हैं, t1 दिया है, सॉरी, हाँ क्या दिया है? दिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया t1। अभी सेम केस को रिपीट करते हैं। अब मैं सेम बॉल को सेम वेलोसिटी में देम एंगल में दोबारा फेंक रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। जितने एंगल में फेंका था उतने एंगल में फेंक रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑन द वे देयर इज ए स्मूथ वर्टिकल वॉल, किसी वॉल के साथ टकरा गया। क्या है ये? स्मूथ वर्टिकल वॉल टकरा गया। टकरा जाएगा तो इधर कहां जाएगा? इधर तो नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? टकराने के बाद यू विल सी दिस विल गो
इन सम डायरेक्शन लाइक दिस। आगे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? Yes, sir. डिड यू गेट इट? अब जब ये वॉल के साथ टकराया, जब ये वॉल के साथ टकराया तब क्या क्या हुआ? क्या वॉल इसके ऊपर एक फोर्स दिया? हाँ दिया। पुश किया कि पुल किया? पुश किया। मतलब वॉल इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे दिया होगा। Yes, sir. ये जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में है कि वाई डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। तो ये फोर्स कौन सा मोशन पैरामीटर को अफेक्ट करेगा? एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर और वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर? एक्स डायरेक्शनल। मतलब देयर इज सम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्स एक्सीलरेशन आ गया एक्स डायरेक्शन में। लेकिन ux ax bx ये सब बदलने से ui ay vy बदलते हैं क्या? नहीं। तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u/g था। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल मोशन पैरामीटर को अफेक्ट कर रहा है। बेर हुआ है, बेर के पेड़ में जामुन हुआ है, जामुन के पेड़ में, जामुन के पेड़ को हिलाओगे तो बेर गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट है। आप यू आर चेंजिंग द एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स, वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड टाइम ऑफ मोशन डिपेंड अपॉन द वर्टिकल मोशन पैरामीटर। तो क्या बता सकते हो इस केस में टाइम कितना लगेगा जाके गिरने के लिए? जितना लग रहा था तब अब भी लगेगा उतना, एंड दैट इज सेम एज t1 because x directional motion parameters are affected not the y directional। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. चलिए केस बदल देते हैं। चलिए इस केस को बदल देते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल हमने पहले फेंका था इसके साथ हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और इसको दोबारा फेंकेंगे। जब दोबारा फेंकेंगे, मान लो कि बात कुछ ऐसे हुआ, सेम चीज को मैं दोबारा फेंकने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। जब ऐसे फेंका तो वो पहले तो जाता था इस रास्ते में, ये इस रास्ते में जाता था। कौन से रास्ते? ये थोड़ा कलरफुल कर दे। हाँ, इस रास्ते में जाता था। अब मान लो कि साथ साथ जोर से हवा चलने लगा, जोर से हवा चलने लगा, तो ये जो बॉल जहां पे गिर रहा था वहीं पे गिरेगा कि उससे पहले गिरेगा कि उसके बाद में गिरेगा? बाद में गिरेगा। मतलब ये जो पाथ है वो और ऐसा नहीं रहेगा, ये पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? ये बॉल आके कहीं यहां पर गिरेगा। अब मुझे पता करना है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट t3। तो हवा चलने के कारण कौन सा डायरेक्शन मोशन पैरामीटर अफेक्टेड हुए हैं? x। और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है? y। तो टाइम तो वही रहेगा। मतलब t3 will be same as t2 will be same as t1 सेम 2u/g। वो बोलेंगे एक बॉल को u0 वेलोसिटी में थीटा एंगल में फेंक दिए, 10 सेकंड बाद गिरा। अगर जोर से हवा चला तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मोर देन 10 सेकंड, लेस देन 10 सेकंड, इक्वल टू 10, इट विल बी सेम एज 10 सेकंड बिकॉज़ x डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स डज नॉट अफेक्ट the y directional motion parameters and time of flight depends upon y direction motion parameters। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, yes। ये तीन केस हम लोग देख लिए। तो आपको याद रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u0 sin theta by g एंड दूसरा हुआ 2ui/g। जेई एडवांस में काफी दिन पहले ऐसा एक क्वेश्चन आया था। दो वाल है, एक बॉल को यहाँ से फेंक दिए u0 वेलोसिटी में थीटा एंगल में, वो टकरा टकरा के नीचे गिरा। कितनी समय के बाद गिरेगा? बच्चे बोले अरे वाह कितना खूंखार क्वेश्चन है। कितनी समय के बाद? 2u sin theta by g। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट विल स्ट्रेट फॉल आफ्टर द सेम टाइम। जितने बार भी टकराए वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स आर नॉट अफेक्टेड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल रिमेन सेम। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लिए व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। पॉइंट नंबर 5, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। ध्यान से देखो क्या बता रहे हैं। इसको हम h कहेंगे, मतलब कोई चीज है जिसको हम यहां से फेंके, ऐसे गया, ऐसे गिरा, ऐसे, और आपको पूछा गया है बताओ कितना ऊपर तक जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा, ये बंदा कितना ऊपर तक जाएगा, ये h आपको पता करना है।
फेंका क्या है u0 में, कितना एंगल में, थीटा में, कितने ऊपर तक जाएगा, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का मोशन एनालिसिस करना है। पहले एंड पॉइंट्स फिक्स करना है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक देखना है, नहीं, और फिर देखना है कि कौन से मोशन पैरामीटर को डिपेंड करेगा, और उन मोशन पैरामीटर में से कौन कौन सा पैरामीटर हमें मालूम है, नहीं। तो ए टू बी मोशन, बताओ ये कितने ऊपर तक जाएगा, कौन सा मोशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर और वाई डायरेक्शनल, क्योंकि वाई मोशन पैरामीटर ही तो ऊपर नीचे कर रहे हैं, एक्स वाले तो भगा रहे हैं, है कि नहीं, तो वाई वाले ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो पहले लिखेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन वाई डायरेक्शनल मोशन पैरामीटर्स, इट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल मोशन पैरामीटर्स, चलिए, तो ए टू बी मोशन में वर्टिकल मोशन पैरामीटर क्या क्या मालूम है, क्या हमें यू आई मालूम है, क्या हमें ए वाई मालूम है, क्या हमें एस वाई मालूम है, क्या हमें वी वाई मालूम है, क्या हमें टाइम मालूम है, यही तो 5 चीज होते हैं, यू वी ए एस एंड टी। देखो तो इनमें से क्या क्या हमें मालूम है, क्या हमें यू आई मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना था, यू नॉट साइन थीटा, ए वाई माइनस जी, एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट भैया ये है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट कौन है, ये है कि नहीं, या और ये भी ऊपर की तरफ है, तो क्या लिखेंगे प्लस एच, हाँ यही निकालना है, मालूम नहीं है बट इट इज एच, वी अंडरस्टैंड, है कि नहीं। फिर क्या रह गया वी वाई, क्या कोई मुझे बताएगा वी वाई क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वी वाई मतलब फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एट बी, ए टू बी के बाद चल रहा है, कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, और ऐसा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है 0, क्या बात समझ में आ रहा है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज नॉट 0 बट द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0, नहीं, वेलोसिटी 0 है क्या, 0 होता तो वहीं से गिर जाता, ये तो जा रहा है आगे, वेलोसिटी इज नॉट 0 बट वाई कंपोनेंट इज 0, बढ़िया। क्या कोई है पहलवान जो मुझे बताएगा टाइम क्या लगेगा, ए टू बी टाइम, ए टू बी टाइम क्या होगा, कौन बताएगा, 2u by g, u naught by g, हाँ हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो, u naught by g, ये पूरा टाइम क्या था 2u naught sin थीटा by g, तो ये आधा टाइम है, 2u naught sin theta g का 2, तो 2 पर से नहीं खा सकते हो, 2u naught sin थीटा by g डिवाइडेड बाई 2, क्लास 1 में, हाँ 2 भी नहीं खा सकते ऊपर नीचे से, हाँ तो क्या खा गया, ये ऊपर बन गया कितना u naught sin थीटा by g। अब ये रिलेशन को ध्यान से देखो भाई, आपको चाहिए h, क्या करोगे, कोई सजेस्ट करेगा व्हिच फॉर्मूला वी शुड अप्लाई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h, मतलब sy चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे, ढेर सारे फॉर्मूला लग सकते हैं, एक तो हुआ sy इज इक्वल टू uit प्लस हाफ ay t स्क्वायर, दूसरा vy स्क्वायर माइनस ui स्क्वायर इक्वल टू 2ay sy, कुछ भी लगा सकते हो, यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, नाउ यूज योर फॉर्मूला ऑफ योर चॉइस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। मैं पसंद करूंगा ये vy का स्क्वायर इक्वल टू ui का स्क्वायर प्लस 2ay sy, वैल्यू डाला जाए तो vy है 0, ui तो ui है, रहने तो बाद में देखेंगे, ui का स्क्वायर प्लस 2ay के जगह 2 इंटू माइनस जी, sy के जगह h, और निकला h तो निकला ui का स्क्वायर बाय 2g। अरे हाँ, ये तो फॉर्मूला हम वर्टिकल मोशन में पढ़े थे, when something you throw with a speed ui in the upward direction कितना ऊपर जाता है, u square by 2g, ये ui square by 2g, मतलब दो मोशन इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं एक ही चीज के अंदर, दिख रहा है कि दोनों मिलजुल के जी रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग है, वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन, है कि नहीं।
तो आप कहोगे अब ui का वैल्यू चाहे तो आप डाल सकते हो, आप जानते हो कि ui इज u0 sin थीटा, सो इट इज u0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या समझ में आ रहा है? Yes sir. यस। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, दो चीज निकाल दिए। दोनों ही चीज में कॉमन चीज क्या था कि दे डिपेंड अपॉन वर्टिकल मोशन पैरामीटर। By affecting the horizontal motion, they are not getting affected. If we go back to the previous examples, यहाँ पर ये जितना ऊपर तक गया था, यहाँ पर भी उतने ही ऊपर तक जाएगा, और इस केस में भी उतने ही ऊपर तक जाएगा। हाइट विल बी सेम। हवा चला तो ऐसे और ज्यादा ऊपर नहीं चले जाएगा, हाइट हवा चला तब भी उतने ही ऊपर तक जाएगा, उतने ही टाइम लेगा, लेकिन डिस्टेंस ये रेंज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। Yes sir. नहीं? ठीक है, बढ़िया, मस्त, आप लोग बढ़िया समझ रहे हो। तो हमें मैक्सिमम हाइट पता चल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया। थोड़ा दोनों फॉर्मूला को लिख दूंगा मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मोशन हमारा ऐसा था। आज की क्लास की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये कोई चीज को u0 में फेंका, थीटा एंगल में नहीं, थीटा एंगल में फेंका, और दिया है थीटा एंगल में फेंक दिया इसको, और हमें मालूम है कि ux इज u0 cos थीटा। हम x एक्सिस ऐसा लेते हैं नहीं, और y एक्सिस ऐसा लेते हैं। uy इज u0 sin थीटा। सारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ax इज 0, ay इज माइनस g, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy बाई g, और 2u0 sin थीटा बाई g। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज uy स्क्वायर बाई 2g। देखो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वर्टिकल मोशन में तो वही था। Yes sir. तो या बस खाली याद रखना कि y डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू u0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैं अक्सर देखा हूं कि बच्चे भूल जाते हैं t के नीचे 2g था कि h के नीचे 2g था। तो वर्टिकल मोशन वाला फॉर्मूला याद कर लो, वो 2u0 बाई g था तो इसमें g होगा, उसमें u स्क्वायर बाई 2g था तो इसमें 2g होगा। Yes sir. क्या ये गिरा हुआ लड़का क्या गिरा रहा है? ठीक हो गया। u0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। क्या इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर सकते हो? Yes sir. आई वुड लाइक टू गिव यू 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, a ball was projected from ground with 20 meter per second at angle 30 degree to horizontal। ठीक है। बिट नंबर 1, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। बिट नंबर 2, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। बिट नंबर 3, after what time its velocity is perpendicular to acceleration। हाँ, 3 क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाओगे। प्लीज डू इट। एक साथ देखेंगे आंसर, पहले ट्राई कर लो, ठीक है? डू इट नाउ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अब मैं पहले कर लेता हूं, आप लोग बताना कितने लोगों का आंसर सही हुआ। हाथ उठाना पड़ेगा, शांत रहना, आप आंसर मत बताना। पहला चीज पूछा गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, वो तो कोई भी बना सकता है,
टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला है 2u0 साइन थीटा बाई जी। 2 तो 2 है, u0 का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा मतलब थीटा इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल जो कि 30 डिग्री दिया गया है, बाई जी। जी को तो हम लोग बाई डिफॉल्ट 10 ले लेते हैं। साइन 30 होता है 1/2, 2 को खा गया 20 बाई जी 2 सेकेंड। ठीक है, दूसरा पूछा है व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u0 मतलब 20 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 बाई 2g। 2g मतलब 20 है ना, g तो 10 है, 2g हो गया 20, 2g का मतलब हुआ 20। अच्छा ये हो गया 20, एक 20 दूसरे 20 को खा गया, बच गया 20। साइन 30 होता है 1/2, उसका स्क्वायर इज 1/4, सो इट इज 5 मीटर। बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन है आफ्टर व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन। नोटिस दिस, कोई चीज को फेंका गया, ऐसे गया ऐसे गिरा, जब वो यहां पर था आप जानते हो कि वेलोसिटी ऐसे था और एक्सीलरेशन ऐसे था। कौन सा पोजीशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आपस में परपेंडिकुलर थे? हाईएस्ट पॉइंट, ये पॉइंट में वेलोसिटी कुछ ऐसे था और एक्सीलरेशन ऐसे था। पूछा है कितनी समय के बाद, अब यहां तक आने के लिए लगा कितना समय, 2 सेकेंड्स। तो बिट नंबर 3 का क्या आंसर लिखेंगे, V is perpendicular to A at highest point to the time taken to reach highest point। हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने का समय कितना लगता है, पूरा होता है 2u0 sin थीटा बाई जी, ये होगा u0 sin थीटा बाई जी, और पूरा लगता है 2 सेकेंड, तो यहां तक टाइम लगेगा 2/2 इज 1 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। अब मैं जानना ये चाहूंगा कि कितने लोगों का सही आंसर आया था, थोड़ा हाथ उठाओ, हम देखना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट करेक्ट आंसर? यस। अच्छा ये सारे का सारे, ओके रिकॉर्ड ले लेते हैं इन लोगों का एक मिनट। यस, लड़कियों का एक लड़की का हुआ है सही, कितने लोगों का सही हुआ है हाथ उठाओ। यस, वेरी गुड, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन नाउ। बाकी लोग भी देखेंगे कि ये लोग अच्छे लोग हैं, आंसर निकालते हैं। इधर वाले भी हाथ उठा रहे हैं, तुम्हारा कितना गलत हो गया, बीट नंबर 2 गलत हो गया। वेरी गुड, थैंक यू ऑल, आप लोग बहुत बढ़िया किए आज क्लास में, बहुत अच्छा लगा, यू हैव ऑल कोऑपरेटेड। अगले क्लास और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं अबाउट रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना, कितना दूर पे गिरेगा, अभी कितना समय पे गिर रहा है, कितना ऊपर तक जा रहा है, अब कितना दूर पे गिरेगा, कितनी एंगल में फेंकेंगे कि ज्यादा दूर में गिरेगा, ये सब पढ़ने वाले। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।